हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अवर चेंजिंग अर्थ चैप्टर। एटमॉस्फेयर कौन सी जगह को बोलते हैं हम लोग? जहां पर एयर प्रेजेंट है। जहां पर वाटर प्रेजेंट है उस जगह को हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। जहां पर जमीन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। अब ये जो लिथोस्फेयर वाली जगह है ना, ये किससे बनती है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब ये जो प्लेट्स है ना, इनको समझो किस तरीके से ये होती है। जैसे आपने पजल देखा होगा। अब पजल के अंदर आपने देखा है अलग अलग पीसेस होते हैं, है ना? पीसेस होते हैं। अब ये पीसेस जुड़कर कंप्लीट पजल बनाते हैं। कुछ इसी तरीके से बहुत सारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जुड़कर क्या बनाती है? हमारा लिथोस्फेयर बनाती है। ऐसे देखो, ये अर्थ है हमारी, इसके ऊपर ये आप जो देख रहे हो ना हाईलाइट करी हुई है, दीज आर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये प्लेट्स जुड़कर क्या बनाती है? हमारा लिथोस्फेयर। अब ये जो प्लेट्स है ना, कभी कभी ये मूव भी करने लगती हैं। जैसे पजल का एक पीस है, आप इसको मूव करने लग जाओ तो पूरा पजल शेक होने लग जाएगा। ऐसे ही ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये भी कभी कभी मूव करती हैं। अब इनके मूव करने की वजह से अर्थ पर हमें क्या फील होती है? जैसे कुछ मूवमेंट हो रही है। कोई भी यहां पर होगा लिथोस्फेरिक प्लेट के ऊपर, मान लो अंटार्कटिक वाली प्लेट पे कोई अवेलेबल है और ये मूव करने लगी तो उसको लगेगा भाई अर्थ तो हिल रही है, अर्थ मूव कर रही है। बिल्कुल, अर्थ मूव कर रही है। अच्छा, ये मूवमेंट जो हो रही है ये हो किस वजह से रही है? मेन बात ये है। यो पुपेंद्र, तारा भाई पुपेंद्र, अरे भैया मैंने इस लिथोस्फेरिक प्लेट पे उछल उछल के इसको हुला दिया। अरे भूपेंद्र बेटा, हुला दिया नहीं बोलते, हिला दिया। एक्चुअली में तुम इसको नहीं हिला सकते, कोई भी इंसान इन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट्स को नहीं हिला सकता। ये पता है क्यों मूव करती हैं? ड्यू टू सम फोर्सेस। अर्थ की कुछ फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से। जैसे कुछ फोर्स होती है जिनको बोलते हैं हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस। ये जो फोर्स होती हैं ये अर्थ के अंदर से प्रोड्यूस होती हैं। ये देखो, एंडोजेनिक फोर्स मतलब अर्थ के अंदर से प्रोड्यूस होने वाली। अच्छा, एक चीज याद रखनी है आपने, साइंस के लिए भी और एसएसटी के लिए भी, जब भी एंडो वर्ड यूज हो रहा है तो समझ जाना अंदर की बात हो रही है। अंदर की बात है। एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ये अप्लाई हो रही है। एक्सो, जब भी साइंस या एसएसटी में एक्सो वर्ड आएगा तो याद रखना है एक्सो का मतलब बाहर की बात हो रही है। मतलब ये फोर्सेस अर्थ के ऊपर कहां से लग रही हैं? बाहर से लग रही हैं। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंडो का मतलब इनसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड, और जेनिक का मतलब होता है यहां से ये फोर्स अप्लाई हो रही है। कहां से अप्लाई हो रही है? तो अर्थ की जो मूवमेंट है वो किस वजह से होती है? दो फोर्सेस की वजह से होती है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक के भी बहुत सारे पार्ट हैं, एक्सोजेनिक के भी बहुत सारे पार्ट हैं। सारे पार्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले एंडोजेनिक फोर्सेस क्या बताई थी मैंने? वो वाली मूवमेंट जो अर्थ के अंदर से प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस। अच्छा, ये एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं सडन मूवमेंट होती है, मतलब अचानक से हो जाती हैं। कोई इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कोई आपके पास मशीन हो, इंस्ट्रूमेंट हो जिससे हम पता लगा ले कि कब ये फोर्स अप्लाई होने वाली है, नहीं पता लगा सकते। अचानक से होती है और इनकी वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। अभी हम देखेंगे कैसे इनकी वजह से डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही होती है। और कभी कभी तो इनकी मूवमेंट जो है वो काफी स्लो भी होती है एंडोजेनिक फोर्सेस की। कभी कभी तो बहुत तेज हो जाती है, अचानक से हो जाती है। कभी कभी बहुत स्लो स्लो मूवमेंट होती है। ठीक है, सडन मूवमेंट की वजह से क्या आ जाता है? अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से तबाही हो जाती है। वॉल्केनोज इरप्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही हो जाती है। तो अब ये वॉल्केनो आप देख रहे हो, वॉल्केनो किस तरीके से है? यहां पर है हमारा वॉल्केनो। अचानक से अर्थ पे क्या हुई? सडन मूवमेंट हुई, एंडोजेनिक फोर्सेस अप्लाई हुई। एंडोजेनिक फोर्सेस अप्लाई हुई और अर्थ के ऊपर सडन मूवमेंट हुई। इसकी वजह से जो वॉल्केनो है ये इरप्ट हो गया। अब वॉल्केनो में आप जो ये ऊपर वाला पार्ट देखते हो ना, जहां से पूरा हमारा मैग्मा या फिर लावा निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? वॉल्केनो का वेंट बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर आप मैग्मा देख रहे हो, ये निकलता है बाहर। ठीक है, बाहर निकल जाता है ये अर्थ से क्लियरली। इसके बाद आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी किस वजह से आता है? इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस। अर्थ के अंदर अप्लाई होने वाली फोर्सेस की वजह से ही अर्थक्वेक आता है। अब ये अर्थक्वेक किस तरीके का है? ये देखो, अर्थक्वेक की वजह से भी क्या होती है? बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। जब लिथोस्फेयर की जो ये प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं तो अर्थ जो है वो वाइब्रेट होने लगती है।
और ये जो वाइब्रेशन है चारों तरफ अर्थ के ऊपर हम लोग फील कर सकते हैं, और इन्हीं वाइब्रेशन को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। अब देखो, जहां से ये मूव होना चालू हुई है, जहां से मतलब मूवमेंट शुरू हुई है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। डायग्राम में देख सकते हो, जैसे यहां पर मूवमेंट होना चालू हुई तो ये जो जगह है जहां से ये मूवमेंट होना शुरू हुई है उस जगह को बोला है फोकस। अब फोकस के बिल्कुल ऊपर वाली जगह को बोलते हैं एपिसेंटर। फोकस के बिल्कुल ऊपर वाली जगह को क्या बोला? एपिसेंटर। एपिसेंटर बोल दिया हमने, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि अर्थक्वेक क्या होता है। अब कोई भी आपसे पूछे कि अर्थक्वेक क्यों आता है, बता देना कि अर्थक्वेक इस वजह से आता है क्योंकि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ये मूव करती हैं, और जब ये मूव करती हैं तो अर्थ का सरफेस वाइब्रेट होता है। अच्छा, अर्थक्वेक को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अर्थक्वेक से होने वाले नुकसान को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसी जगह है जहां पर अर्थक्वेक से ज्यादा नुकसान हो सकता है या अर्थक्वेक आने के ज्यादा चांसेस हैं, वहां पर लोग घर लकड़ी के बनाते हैं। अब देखो, लकड़ी अगर आपके सर पे गिरेगी तब ज्यादा चोट लगेगी, या फिर एक ब्रिक गिरेगी सर पे तब ज्यादा चोट लगेगी। आपका आंसर होगा कि लकड़ी गिरेगी तब तो कम चोट लगेगी, लेकिन जब ब्रिक गिर जाएगी तब ज्यादा चोट लगेगी। तो इसी वजह से लोग लकड़ी के घर बनाते हैं, जिससे कि अगर लकड़ी सर पर गिरे या हमारे कहीं बॉडी के पार्ट पे गिरे अर्थक्वेक आने की वजह से, तो हमें चोट कम लगे। स्पेशली जापान के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन देखो, अब जो अर्थक्वेक है ना उसको हम लोग मशीन्स के थ्रू तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये देखने को मिला है कि एनिमल्स के बिहेवियर के थ्रू हम लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं अर्थक्वेक को। जैसे जो फिश हैं पॉन्ड्स के अंदर क्या करने लगती हैं? बहुत जल्दी जल्दी स्विम करने लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो एक्साइटेड हो गई। और स्नेक्स जो होते हैं ना वो अपने बिल के अंदर छुपे रहते हैं, ठीक है। जो जमीन के अंदर वो छुपे रहते हैं अपने बिल के अंदर, वो बाहर निकल के आ जाते हैं अर्थ से। तो इस चीज से भी पता लग जाता है कि क्या आने वाला है? अर्थक्वेक आने वाला है। अच्छा, अर्थक्वेक से हम लोग प्रिपेयर कैसे रह सकते हैं? मान लो अगर अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या करना है? किसी टेबल के नीचे या किचन में आपका कोई काउंटर होगा, उसके नीचे जाकर आपको छुप जाना है। अब आप बोलोगे सर अर्थक्वेक आ रहा है, हम टेबल के नीचे चले जाएंगे, उससे हमें क्या फायदा होगा? अरे आपके सर पर डायरेक्टली कोई भी पत्थर वगैरह नहीं गिरेगा, उस टेबल के ऊपर गिरेगा, तो आपको चोट कम लगेगी। अच्छा, आपको दूर कौन सी चीजों से रहना है जब भी अर्थक्वेक आए? कहीं पर भी जहां पर आग जल रही हो वहां पर दूर रहना उस जगह से, ठीक है। विंडोज वाली जगह से दूर रहना, क्योंकि आपके ऊपर जो विंडो का ग्लास है वो गिर सकता है, आपको चोट लग सकती है, ठीक है। बी प्रिपेयर रहना चाहिए हमें अर्थक्वेक के लिए, ठीक है। अब अर्थक्वेक के लिए आपने ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जान ली, लेकिन आपके घर में आपके पेरेंट्स को नहीं पता हो, मान लो ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं पता हो ये चीजें, या फिर आपके फ्रेंड्स को ना पता हो, तो आपको उनको भी प्रिपेयर करना है। अब आपकी ड्यूटी यही होगी, इस चैप्टर को देखने के बाद घर पे जाकर या फिर अभी के अभी अपने फ्रेंड्स को बताओगे कि कैसे आप लोगों को प्रिपेयर रहना है अर्थक्वेक से बचने की। अब बात करते हैं मेजर लैंड फॉर्म्स की। जो अर्थ का लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अगर आसान भाषा में हम समझे तो ये कि अर्थ के ऊपर जो चीजें हैं वो कंटिन्यूसली बदलती रहती हैं। जैसे अर्थ के ऊपर आप एक जगह पे गए थे कुछ समय पहले, फिर आप दोबारा जाओगे तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। अब ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं? इसके दो मेन रीजन होते हैं, एक तो है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। सबसे पहले वेदरिंग समझते हैं। व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग के अंदर क्या होता है? जैसे एक ये रॉक था, इसके ऊपर सूरज की धूप लगती रही यानी कि सनलाइट लगती रही। अब ये रॉक क्या होगा? गर्म होने लग जाएगा, और गर्म होके एक टाइम ऐसा आ जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि ये छोटे छोटे पीसेस में टूटने लग जाएगा। तो यहां पर जो हमारा रॉक था वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट गया, ब्रेक हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग बोल देते हैं। अच्छा, क्या वेदरिंग सिर्फ सूरज की वजह से ही होती है? बिल्कुल नहीं। बारिश होने लगी बहुत तेज, इस रॉक के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती रही, कुछ समय बाद ये रॉक क्या हो जाएगा? टूटने लग जाएगा उस बारिश की वजह से भी। तो बारिश की रेनिंग की वजह से वेदरिंग हो गई। तो इन्हीं सारी चीजों को वेदरिंग बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? वेदरिंग का मतलब क्या है? इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे रॉक्स जो टूट जाते हैं उसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग की क्या क्या चीजें होती है? जैसे सनलाइट हो गई, हमारी रेन हो गई, वाटर हो गया, ये सब। विंड भी एक रोल प्ले करती है, बहुत तेज हवा चल रही है उसकी वजह से रॉक टूट जाएगा। इरोजन, फिर इरोजन की बात करते हैं। अब इरोजन किस वजह से होता है? देखो, जैसे यहां पर बहुत सारी मिट्टी थी, सॉइल थी,
बहुत तेज हवा चली। अब तेज हवा चलने की वजह से यहां से जो भी सॉइल थी वो उड़कर दूसरी जगह पे चली जाएगी। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं। अब बात करते हैं वर्क ऑफ अ रिवर की। आखिरकार रिवर क्या काम करती है? अरे भैया, रिवर तो हमें पानी देने का काम करती है। और क्या काम करेगी रिवर? बिल्कुल सही कहा मोटूलाल तुमने, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। बट एक्चुअली में रिवर और भी बहुत सारा काम करती है। मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी काम करती है। अगर इसे हम सोशल साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि जो रनिंग वाटर है रिवर का, वो इरोड करता है लैंडस्केप को। मतलब जो मिट्टी है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी करता है जो रनिंग वाटर है रिवर का। अच्छा, जब भी रिवर आप देखोगे कि इस तरीके से गिरेगी, कभी भी रिवर ऐसे ऊंचाई पर है वहां से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो किसी भी हार्ड रॉक के ऊपर जब ये गिरती है रिवर, तो उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? हमारा वाटरफॉल हमें दिखता है। क्या बोलते हैं हम लोग इस चीज को? वाटरफॉल। और इस चीज की वजह से क्या होता है? ये जो रॉक है इसका शेप भी चेंज हो जाता है। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह पे गए हो जहां पर नदी वगैरह हो? अब नदी के अंदर से आप पत्थर उठाना, आप जब उठाओगे ना तो आपको कुछ गोल शेप के दिखेंगे। अब वो गोल शेप के क्यों हो गए हैं पत्थर? बिकॉज क्या हुआ है कि जो रिवर का वाटर था उसके प्रेशर की वजह से जो उनके एजेस थे वो कट हो गए और वो क्या हो गए? राउंड शेप के क्रिएट हो गए। तो कुछ इसी तरीके के हमें क्या देखने को मिलते हैं? ये रिवर से जो भी वाटरफॉल हो रहा है उसके नीचे जो भी स्टोन है उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब यहां पर हमें क्या बताया है? जब भी रिवर किसी प्लेन वाली जगह में आती है, ऐसी जगह जहां पर ऐसे माउंटेन वगैरह नहीं है, प्लेन जगह है, तो क्या होता है कि रिवर क्या है? बार बार टर्न्स लेती है, कुछ ऐसे बेंड होती है, बार बार मुड़ती है। ये देखो मुड़ रही है ना यहाँ पर। तो इनको क्या बोलते हैं? ये जो मुड़ रही है रिवर, इसकी वजह से क्या हो रहा है? कुछ जगहों पे मियांडर्स फॉर्म हो रहे हैं। व्हाट इज मियांडर्स? देखो, ये जो रिवर है कभी भी किसी प्लेन जगह में मूव करेगी, तो यहां पर जब ये मूव कर रही है, टर्न हो रही है, तो यहां पर आपको ये कोने कोने वाला रीजन दिख रहा है, इससे ही हम लोग बोलते हैं मियांडर्स। ये मियांडर्स हो गया, ये मियांडर्स हो गया, ये मियांडर्स हो गया, ठीक है। ये सब फॉर्म होने लगते हैं जब भी रिवर किसी प्लेन जगह में मूव करेगी, तो वो कहीं जगह पर ट्विस्ट लेगी। जहां जहां पर वो ट्विस्ट लेगी, जो कोने वाली जगह फॉर्म होती जाएगी, उसे हम लोग मियांडर्स बोलेंगे। सिंपल सी बात है, आई होप आपको क्लियर होगी। इन्हीं मियांडर्स की वजह से कभी कभी ऑक्सबो लेक भी क्रिएट हो जाते हैं। अब आप देख रहे हो ये जो कोने कोने वाली जगह है, कभी कभी इन्हीं की वजह से क्या फॉर्म हो जाते हैं? ऑक्सबो लेक। यही चीज हमें यहां पर बताई गई। When the river overflows, कभी कभी क्या होता है, जो रिवर है इसके अंदर जरूरत से ज्यादा पानी आ जाता है, तो रिवर क्या करेगी? ओवरफ्लो होने लग जाएगी। मतलब पानी जो यहाँ पर आना चाहिए था उससे ज्यादा आ गया, मतलब साइड साइड से और भी जगह पानी जाने लगेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? आसपास में जगह जगह पर पानी जा रहा है, जो एक्स्ट्रा पानी, उस चीज को हम बोलते क्या है? उसको बोलते हैं फ्लडिंग। क्या हो गई? फ्लडिंग हो गई। जब रिवर के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी आ जाए और वो पानी, जो जरूरत से ज्यादा पानी आ गया, वो आसपास की जगहों में जाने लगे, उसी चीज को हम लोग फ्लडिंग बोलते हैं। अच्छा, फ्लडिंग की वजह से क्या होता है? जब भी फ्लडिंग आती है, मतलब जब भी फ्लड्स आते हैं, आसपास पानी ज्यादा आ गया जरूरत से ज्यादा, तो क्या होगा? जब वो पानी कम होने लगेगा तो बचा कुचा जो मिट्टी वगैरह होगी वो वहीं पे रह जाएगी, जो रिवर के साथ आई थी। अरे हाँ भैया, मुझे ध्यान आया, एक बार मेरी नानी के गांव में फ्लड आया था। मतलब रिवर से जरूरत से ज्यादा पानी आ गया था बाहर। तो वो जो पानी था ना, जब वो कम होने लगा तो पता है बाद में बहुत सारी मिट्टी बच गई थी। अब रिवर के अंदर कभी कभी जरूरत से ज्यादा पानी आ जाता है और वो पानी फिर आसपास के जगह में भी भर जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लोगों ने क्या करा? ऐसे रिवर के साइड से कुछ ऊंची ऊंची थोड़ी बाउंड्री बनाने लगी, जिससे कि अगर थोड़ा ज्यादा पानी आ जाए तो वो रिवर के अंदर ही रहे, ठीक है। और अगर जरूरत से ज्यादा आ गया तो फिर कुछ करा ही नहीं जा सकता। अब ये जो बाउंड्री है, इसी चीज को क्या बोलते हैं? ये जो हमने साइड साइड वाली जगह को ऊंचा कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग लेवीज। क्या बोलते हैं? लेवीज। प्रोनाउंस क्या करते हैं? लेवीज। और लिखते क्या है? इस तरीके से, लेवीज, ठीक है। अरे भैया, जब आपने इतना कुछ पढ़ाई दिया तो बचपन से मेरा एक सवाल है कि आखिरकार ये जो रिवर का वाटर है ये जाता कहां पर है? तुम्हारे सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है। जो रिवर का वाटर है वो सी के अंदर जाता है, समुद्र के अंदर जाता है। तो जो भी हमारी रिवर का वाटर है, जब सी के अंदर जा रहा होता है
तब उसकी स्पीड क्या होती है, जैसे जैसे वो सी के नजदीक आता जाता है उसकी स्पीड स्लो होती जाती है। और जब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है ना, तब वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। समझते हैं कैसा लगता है ये देखने में। ये हमारा मेन रिवर था, जैसे ही ये किसके नजदीक आ रहा है, सी के नजदीक आ रहा है, तो आप देख रहे हो छोटे छोटे इसके पार्ट्स होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, इनको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ब्रेकिंग ऑफ रिवर इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब जो रिवर है वो इतना स्लो हो जाती है, रिवर की स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि जो भी मिट्टी उसके साथ आ रही होती है वो सारी मिट्टी यहाँ पर कलेक्ट होने। अब देखो ये क्या करा है मैंने, एक रिवर की फोटो लिया जब वो ओशन से मिल रहा है उसके ऊपर। मतलब मैंने तो नहीं ली, लेकिन मैंने ये लिया है फोटो जहां से भी, वहां पर हमें दिखाया गया ये रिवर है हमारा मेन रिवर, और ये आप इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज देख रहे हो। अब जो भी मिट्टी थी कलेक्ट करके लेकर आया था ये रिवर दूर दूर से, वो सारी मिट्टी यहाँ पर डिपॉजिट होने लगती है। ये देखो मिट्टी सारी डिपॉजिट हो रही है, और इन्हीं सारी मिट्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये सारे जो सेडिमेंट्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे मिट्टी के पीसेस हैं, इन छोटे छोटे मिट्टी के पीसेस को हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं, जो रिवर के थ्रू आ रहे थे। ये सब कलेक्ट होके क्या बना देते हैं, एक डेल्टा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, डेल्टा बना देते हैं। क्लियर है आपको। जो रिवर है उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है जब वो किसके नजदीक आ रहा होता है, किसी सी के नजदीक आ रहा होता है, उसकी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म होने लगती हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं या फिर ये जो रिवर था, इसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स थे, मतलब मिट्टी के पीसेस थे। ये मिट्टी के पीसेस भी अब यहाँ पर कलेक्ट होने लगते हैं, और यही मिट्टी के पीसेस कलेक्ट होते 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 क्या बना देते हैं, डेल्टा बना देते हैं। आई होप अब आपको सारी चीज क्लियर होगी। वर्क ऑफ सी। जब हम लोग सी वाटर की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी, पत्थर, ये सारी चीजें मिक्स रहती हैं, और ये सारी चीजें मिलकर पता है क्या बनाती हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स, मतलब कि समुद्र के कुछ किनारे वाली जगह। तो आपको ये जो किनारे वाली जगह देखने को मिल रही है ना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सी इटसेल्फ। जो सी वाटर है उसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह थी, उसी की वजह से ये किनारे वाली जगह बनी है। अरे बस भैया, इतना ही कर पाती हैं सी वेव्स? और भी कुछ बताओ। आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर, एनिमे के अंदर कुछ इस टाइप के केव्स देखे होंगे समुद्र के किनारे पे। अब ये जो केव्स है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, जब सी है तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी वेव्स भी होंगी, यानी कि लहरें भी होंगी। समुद्र है उसके अंदर लहरें भी हैं। तो ये जो लहरें हैं, मतलब वेव्स हैं, ये बार बार जब किसी पत्थर से टकराती रहती हैं तो ये उसके अंदर किसका फॉर्मेशन कर देती हैं, केव का फॉर्मेशन कर देती हैं। ये कुछ इस टाइप से केव बन जाता है। अब ये जो सी वेव्स हैं ये अभी भी नहीं रुकती, बार बार इस सी केव के अंदर भी आती रहती हैं, टकराती रहती हैं पत्थर से, फिर दोबारा टकराती रहती हैं, और फिर आगे वाली, इसकी मतलब पीछे वाली साइड में भी छेद कर देती हैं। तो ये क्या बन जाता है, सी आर्च बन जाता है। तो पहले क्या था, एक स्टोन था जिससे समुद्र की लहरें यानी कि सी वेव्स टकराई, उन्होंने क्या बना दिया, सी केव। फिर सी केव के अंदर भी जाती रही समुद्र की लहरें, बार बार वो उस स्टोन से टकराती रही, तो उन्होंने क्या बना दिया, सी आर्च। तो हमें कुछ इस टाइप का सी आर्च देखने को मिलता है। अब यहां पर भी सी वेव्स रुकने का नाम नहीं लेती, बार बार इस स्टोन से अब भी टकराती रहती हैं। अब आप बोलोगे कि टकराने की तो जगह है ही नहीं, इस ऊपर वाली जगह से टकराती रहती हैं, टकराती रहती हैं, और ये बीच में बहुत बड़ा क्रैक ले आती हैं और इनको सेपरेट कर देती हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें स्टैक्स देखने को मिलते हैं। ये देखो, यहां पर भी हमें एक स्टैक देखने को मिल रहा है, और यहां जो बुक में डायग्राम दिया है उसमें भी हमें एक स्टैक देखने को मिल रहा है। तो ये कैसे फॉर्म हुआ है आपको पता चला। पहले यहां पर सी केव बना होगा, उसके बाद सी आर्च बनी होगी, उसके बाद ये स्टैक बना है। ठीक है, अब यही चीज यहां पर डिफाइन करी हुई है। ओवर टाइम जो कैविटीज है, मतलब कि जो सी केव है, इट इज अ कैविटी, इट इज अ टाइप ऑफ अ कैविटी। ये जब बड़ी होती रहती है तो क्या बन जाती है, हमारी सी आर्च बन जाती है। और फिर जब सी आर्च को भी फर्दर आगे और ज्यादा क्या होती रहती है, फर्दर आगे और ब्रेक डाउन होती रहती है सी आर्च, तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्टैक्स देखने को मिलते हैं, जो कुछ इस तरीके के हैं। ठीक है, तो यही चीज हमें बताई हुई है। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है? अरे भैया, इस टाइप की जगह तो हमने मूवीज में बहुत बार देखी है।
इस वाली जगह को हम लोग सी क्लिफ बोलते हैं। अब इसको सी क्लिफ क्यों बोलते हैं? सबसे पहले इसकी शेप देखो कैसा है, ये बिल्कुल स्टीप है। स्टीप मतलब कि इसके ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है और यहां से उतरना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर यहां से आपने उतरने की कोशिश करी तो बेटा सीधे नीचे जाओगे, फिर एक बार ऊपर जाओगे परमानेंटली। तो यहां से उतरने की गलती से भी आपको कोशिश नहीं करनी है। इट इज वेरी स्टीप। ठीक है, और ये जो स्टीपी रॉकी कोस्ट राइजिंग है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज सी क्लिफ्स। अब जो सी वेव्स है ना, ये एक और भी काम करती हैं। ये बीचेस का फॉर्मेशन भी करती हैं। बीच कैसे फॉर्म करती हैं? जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि जो समुद्र का पानी है उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं कि यही समुद्र का पानी जो है, वाटर है, इसके अंदर जो मिट्टी पत्थर है वो किनारों पे आके डिपॉजिट हो गया। और जब किनारों पे आकर वो डिपॉजिट हो जाता है तो हमें क्या दिखता है कि एक बीच का फॉर्मेशन हो गया, बीच बन गया। फिर आप वहां पर जाकर मजे से खेलो। अब बात करते हैं वर्क ऑफ आइज की। ये जो आपको बड़ा सा बर्फ का पहाड़ दिख रहा है इसे हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। अब ये जो ग्लेशियर है ना, हमें देखने को कहां पर मिलता है? बहुत ठंडी जगहों पे देखने को मिलता है। ग्लेशियर किस चीज के ऊपर फॉर्म होता है? ऑब्वियस सी बात है, जमीन के ऊपर फॉर्म होगा, यानी कि लैंड के ऊपर फॉर्म होगा। अच्छा, लैंड किस चीज से बना होता है? मिट्टी से, पत्थर से। ठीक है, अब ये जो ग्लेशियर है ना, सर्दियों के टाइम तो ऐसा ही रहता है, लेकिन जब गर्मी आती है तब ये मेल्ट होना चालू होता है, मतलब पिघलना शुरू होता है। तो जब ये बर्फ पिघलने लगती है तो क्या बन जाएगा? बर्फ पिघलती है तो क्या बनता है? सोचो जल्दी से। पानी बनता है यार, बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? कुछ इस तरीके से वाटर हो गया। अब वाटर हमें देखने को मिलता है, हम बोलते हैं वाओ कितना ब्यूटीफुल लेक है, यहाँ तो पानी ही पानी है। अब ध्यान देना, ये जो पानी है, इस पानी के अंदर आप देखोगे तो काफी ज्यादा गंदा है। इस पानी के अंदर बहुत सारी मिट्टी है, पत्थर है। अब ये पानी क्या करता है? ये पानी मूव होना शुरू होता है, मतलब अपनी इस जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू करता है। तो जो भी मिट्टी और पत्थर इसके अंदर थे ये उन्हें अपने साथ ले जाएगा। तो क्या होगा? ये जो जगह थी जहां पर ये ग्लेशियर था, जहां पर मिट्टी और पत्थर वगैरह भी थे, वो सारी जगह क्या लगेगी? हमें थोड़ी खाली खाली सी देखने में लगेगी। तो ये जो मिट्टी और पत्थर ग्लेशियर का जो ये वाटर था, ये अपने साथ लेकर गया है दूसरी जगह पर। ये दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो देखो ऐसा ही होता है। ये जो ग्लेशियर का पानी था ये क्या करता है? यहाँ पर अपने मिट्टी और पत्थरों को कुछ इस तरीके से डिपॉजिट कर देता है। जहां पर भी जाएगा रास्ते में थोड़ा थोड़ा अपने मिट्टी और पत्थर छोड़ता हुआ जाएगा। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मोरेन्स बोलते हैं। जो भी ग्लेशियल मोरेन्स, मतलब कि जो ग्लेशियर से बचे कुचे मिट्टी और पत्थर रास्ते में छोड़ता हुआ जाता है ग्लेशियर का पानी, इसे बोलते हैं मोरेन्स। आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। एक ग्लेशियर बर्फ का बड़ा सा पहाड़ होता है। जब वो मेल्ट होता है, मतलब पानी के अंदर बदल जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी और पत्थर होते हैं। यही पानी जब दूसरी जगहों पर जाता है तो अपने मिट्टी और पत्थर रास्ते में छोड़ता हुआ जाता है। तो ये जो मिट्टी और पत्थर होते हैं ग्लेशियर के, इन्हें ही हम लोग बोल देते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। भैया आपके लिए भी मेरी तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। वो कौन सी चीज है जिसे हम फ्री में खा सकते हैं? तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, लेकिन मुझे भी दो जवाब पता है तुम्हारे क्वेश्चन के। एक तो है हवा जिसे हम फ्री में खा सकते हैं, और एक है पिटाई जो तुम रोज खाते हो फ्री में। अब जब तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो तुम्हें फ्री में पिटाई तो मिलनी ही चाहिए मोटूलाल। मोटूलाल की पिटाई तो चैप्टर के बाद करेंगे, लेकिन अब हम समझते हैं वर्क ऑफ विंड को। देखो विंड जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इरोजन में। अब इरोजन क्या होता है? हमने समझा था ना, इरोजन का मतलब यही होता है कि मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या स्टोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो विंड कैसे ले जाती है मिट्टी को या फिर स्टोन्स को, ये हम समझते हैं। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम डेजर्ट को एज अ एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आप कभी किसी डेजर्ट के अंदर जाओगे या आप डेजर्ट की पिक्चर्स देखोगे तो आपको ऐसे पत्थर देखने को मिलेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस टाइप के जो रॉक्स हैं ये कैसे फॉर्म हुए। तो देखो ये जो रॉक था ना, ये नॉर्मली पहले ऐसा दिखता था। बहुत जोर जोर की हवा की वजह से क्या हुआ, ये साइड साइड से टूटने लगा। जब ये साइड साइड से टूटने लगा तो बहुत सारे इसके क्या हो गए, छोटे छोटे पीसेस हो गए। अब ये जो छोटे छोटे पीसेस थे ये हवा के अंदर ही उड़कर दूसरी जगहों पर जाने लगे। अब ये स्टोन बाद में कैसा दिखने लगा, ये स्टोन कुछ इस शेप का दिखने लगा, एग्जैक्टली कुछ इस शेप का दिखने लगा। और ये जो शेप है ना इसकी, कुछ किसकी तरह मिल रही है, इसकी जो शेप है वो मशरूम की तरह दिख रही है।
तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि विंड ने क्या करा है, जो इसका लोअर सेक्शन था, मतलब ये जो नीचे वाली जगह थी, इसको तोड़ दिया, इरोड कर दिया इस रॉक के, ये जो नीचे वाली जगह थी, और जो ऊपर ऊपर का पार्ट हमारा थोड़ा बहुत बच गया। तो ये चीज कैसी दिख रही है हमें, एक ऐसी शेप अजीब सी दिख रही है जिसे हमने क्या बोला है, इट इज अ मशरूम रॉक, मशरूम जैसी शेप दिख रही है। तो जब भी विंड ब्लो करती है डेजर्ट के अंदर, वो क्या करती है, बहुत सारे अपने साथ मिट्टी, जो भी मिट्टी वगैरह है उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। अब देखो, जब हवा चल रही है तो उसके अंदर मिट्टी तो उड़ रही है, लेकिन जब हवा चलना बंद हो जाती है, यानी कि जब ये हवा चलना बंद हो गई, तो वो मिट्टी कहाँ जाएगी? आप सबका आंसर होगा कि मिट्टी तो नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल सही, तो वो मिट्टी नीचे गिर जाती है, और वो क्या बनाती है, कुछ इस टाइप के मिट्टी के पहाड़, है ना। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं वो क्या बनाती है, सैंड के पहाड़। अब ये जो सैंड के पहाड़ है ना, इन्हें हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स। इन्हें माउंटेन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो इनकी शेप है वो फिक्स नहीं रहती, दोबारा से हवा चलेगी, दोबारा से हवा इनको उड़ाकर ले जाएगी अपने साथ दूसरी जगह पर, फिर जब हवा चलना बंद होगी, ये नीचे गिर जाएगी सारी सैंड, और वहां पर एक और नया टाइप का पहाड़ बन जाएगा, उसे फिर हम सैंड ड्यून बोल देंगे। तो इसको सैंड माउंटेन क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसकी शेप फिक्स नहीं है। सैंड ड्यून क्यों बोला है? क्योंकि ये बार बार हमें नई नई शेप के देखने को मिलते हैं। अगर आप डेजर्ट में चले गए गलती से, और डेजर्ट में आप चले गए, तो आप एक दिन में ये देखोगे कि बार बार डेजर्ट के अंदर जो सैंड ड्यून्स है, इनकी शेप चेंज हो रही है, क्योंकि जब भी हवा चलती है वो मिट्टी को उड़ा के दूसरी जगह ले जाती है, फिर हवा रुकती है, वैसे ही वहां पर मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है और एक नया पहाड़ बन जाता है। तो ये हमारे सैंड ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ग्रेन्स होते हैं ना सैंड के, एक तो वो बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। आप भी मिट्टी से खेलते होगे तो सैंड को आपने उठाया होगा, बहुत हल्की होती है सैंड, ठीक है, और विंड इसे आसानी से कैरी करके दूर दूर तक ले जाती है। अच्छा, ये अगर सैंड किसी लार्ज एरिया में जाकर डिपॉजिट हो जाए तो इसको बोलते हैं लोएस। क्या बोलते हैं? लोएस बोलते हैं। अगर यही सैंड किसी लार्ज एरिया में जाकर डिपॉजिट होती रहे तो इसको लोएस बोलते हैं। अच्छा, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस हमें कहां देखने को मिलते हैं? चाइना के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। क्या होता है डेजर्ट के अंदर, जो मिट्टी है वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जैसे ही हवा चलना बंद होती है, वो मिट्टी नीचे की तरफ आ जाती है, सैंड नीचे की तरफ आ जाती है, और उससे क्या बन जाता है, एक पहाड़ जैसी शेप बन जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून। जब हवा दोबारा चलेगी तो फिर ये नए सैंड ड्यून का फॉर्मेशन हमारा दोबारा से हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। आप सबके लिए क्वेश्चन है होमवर्क का कि व्हाट इज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स, देखो इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको समझाया है, ये सारे डायग्राम डाले हैं, ये अगर आपको चाहिए नोट्स, और दूसरी चीज, अगर आपको इस चैप्टर के बीच से इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन चाहिए। अब ये बीच से इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन से क्या मतलब है? देखो, बुक के पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं अब आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? चैप्टर के बीच से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से। तो अगर आपको वो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस चाहिए तो वो आपको मिलेंगे सैंपल पेपर के अंदर, साथ में आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें मिलेंगी कैसे? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे ज्वाइन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और मेंबरशिप परचेज करनी है। जैसे ही आप मेंबर बनोगे इस चैनल के, आपको नोट्स और सैंपल पेपर मिल जाएंगे। अब नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिल गए तो क्या सिर्फ आपको इसी चैप्टर के नोट्स और सैंपल पेपर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको कंप्लीट एसएसटी की बुक के सारे जो भी चैप्टर्स हैं, जो आपकी तीनों बुक्स हैं, उनके सैंपल पेपर और नोट्स मिलेंगे। साथ ही में साइंस के भी सैंपल पेपर और नोट्स मिलेंगे, और इंग्लिश के भी आपको, ग्रामर के आपको देखने को मिलेंगे नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स। तो ये जो सैंपल पेपर है यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बोलूंगा कि मेंबरशिप जरूर परचेज करो, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक ही प्राइस के अंदर आपको मिल रही है। अगर आप एक बुक भी मार्केट में खरीदने जाते हो, एक नॉर्मल सी गाइड, तो वो गाइड का आप प्राइस देख सकते हो कितना ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट कवर होंगे और उसमें भी आपको इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट आप मेंबर जरूर बनो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मनु से ज्ञान लेते रहो।